ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में जंगल राज पार्ट 2 के नैरेटिव के बीच आज पीएम मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर थे। मोतिहारी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत के साथ लोगों को लालू राज की याद दिलाई है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस ने हमेशा बिहार को लूटने का काम किया और ये लोग बिहार से बदला लेते रहे थे। प्रधानमंत्री के मुताबिक एक जमाने में लालटेन के दौर वाला बिहार था और आज नई रोशनी वाला बिहार है। उन्होंने आरजेडी सरकार के दौरान बिहार में अपराध के मुद्दे को भी उठाया और ये दावा किया कि उस समय बिहार के लोग अपने मकान में इसलिए रंग रोगन नहीं कराते थे कि कहीं कोई अपराधी उनको उठा न ले, ये देखकर कि वो संपन्न है। प्रधानमंत्री ने ये आरोप उस समय लगाए हैं जब पटना के अस्पताल में मर्डर केस को लेकर पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और अपराध के बढ़ते आंकड़े को लेकर बिहार पुलिस के अधिकारी बहाना बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। ऐसे में आज महादंगल का सवाल है, क्या लालू राज की याद दिलाने से लोग मौजूदा समय के अपराध को भूल जाएंगे? क्या बिहार के चुनाव में इस बार जंगल राज बनाम गुंडा राज की लड़ाई है? सवाल यह भी है, चुनाव से पहले सुशासन पर दाग को एनडीए कैसे छुड़ाएगा? सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, क्या उससे इन तमाम नैरेटिव को बदलने में एनडीए को मिलेगी मदद? कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उसके पहले बयानों के बाण एक दूसरे पर कैसे चलाए गए हैं, सुनिए। आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है, बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ, कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे कि अगर रंग रोगन हो गया पता नहीं कान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। 24 नवंबर 2005 में सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था? कोई काम नहीं होता था। केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोतिहारी में आपकी जीवन खराई क्यों नहीं? जुमला तो परोसते ही हैं आप, लेकिन बिहार आपके जुमलों को समझती न है। क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या उन्होंने धड़ल्ले से बढ़ते हुए अपराध और अराजकता जो बिहार में हो रही है उस पर कुछ कहा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले अध्ययन कर लीजिए। अपराधी अस्पतालों में घुसकर बेखौफ बेलगाम होकर गोली मार रहे हैं। आप किस मुंह से आप राजद के शासनकाल की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आज भाव विहीन थे, दर्शन विहीन थे, झूठ की पोटली, वैसी पोटली पकड़ाने का प्रयास कर रहे थे जो पोटली भी खाली थी। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर विस्तार से करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उसके पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को किस तरह की नई महत्वाकांक्षाएं यहां पर पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने एक बड़ा सपना दिखाया है, यह कहते हुए कि पुणे की तरह पटना में औद्योगिक विकास हो, इसकी हमारी कोशिश है। मुंबई की तरह मोतिहारी का नाम हो, इसकी कोशिशों के तहत मैं बार बार बिहार पर विशेष ध्यान देता हूं। गुरुग्राम की तरह गया जी में अवसर पैदा हो और इसी के साथ ही साथ पुरानी सरकारों के ऊपर भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं प्रधानमंत्री की ओर से कि जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने तब से लेकर 2014 तक लगातार बिहार के साथ भेदभाव करने का काम यूपीए की सरकार की ओर से किया गया। चाहे बजट के नाम पर हो, चाहे बाकी मुद्दों पर हो, कभी भी बिहार को सपोर्ट नहीं किया गया था। यह हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह का सपना देखा है। लेकिन आपको बताते चले, एनडीए के लिए इस बार की राह क्या आसान रहेगी, वो भी तब जब लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करने वाले हैं चर्चा। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ नीरज कुमार जी, आप प्रवक्ता जेडीयू के हैं, जुड़ चुके हैं।
कंचना यादव जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष कश्यप जी आप प्रवक्ता हैं जनसुराज के मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता एलजेपीआर के जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी से अजय आलोक हमारे साथ रहेंगे और करुणा सागर जी जो कि प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज कुमार जी सीधे आपसे शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने आज बड़ी बड़ी घोषणाएं की, शिलान्यास किया, 7,000 करोड़ से ज्यादा को लेकर एक तरह से बिहार को नई राह भी दिखाई है, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि ये जो बढ़ता अपराधीकरण है इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीतीश कुमार को कोई आईना क्यों नहीं दिखाया? हम नहीं समझ पा रहे ये नैरेटिव कहां से बन रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बोल नहीं रहा था इस सवाल पर। आप बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं। पारस हॉस्पिटल एक प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, उसका सिक्योरिटी का कोई जिम्मेवारी नहीं, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। किसी ने पारस हॉस्पिटल के प्रबंधन से यह नहीं पूछा कि आपके सिक्योरिटी का क्या स्थिति है। यह सच है कि अपराध करने वाला अपराधी को गिरफ्तार करना बिहार पुलिस की ड्यूटी है, वो करेगा। और अस्पताल में मैं सुन रहा था अभी इंट्रो में कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोल रहे थे, भूल गए पिछड़ा वर्ग का वह व्यक्ति ब्रिज बिहारी प्रसाद सरेआम 13 मई 1998 या 13 जून 1998 मुझे याद नहीं है, उसको गोलियों से भूंज डाला गया था। अशोक सिंह एमएलए थे, एमएलए फ्लैट में मार दिए गए थे और जिन पर हत्या का मुकदमा चला, जो सजा जिनको मिली, किनकी शोभा बढ़ा रहे, जरा सवाल यह भी खाते में पूछ लीजिएगा। सवाल यह भी पूछ लेना चाहिए। नीरज जी, लेकिन सत्ता में आप लोग हैं। नीरज कुमार जी, आप जेडीयू के इतने वरिष्ठ नेता हैं, हर मुद्दे पर इतना बेबाक बोलते हैं। मेरा ये सवाल है, अस्पताल प्रशासन जो कि प्राइवेट एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसके अंदर घुसकर 5 लोग हत्या को अंजाम देते थे, करिए ना कार्रवाई अस्पताल प्रशासन के खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मरीजों की सुरक्षा अस्पताल के भीतर सुनिश्चित नहीं हो पा रही हो? और पूछिए, ऐसे लोगों का तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। तुम्हारे अस्पताल के भीतर तो इतने पैसे लूटते हैं अस्पताल प्राइवेट सेक्टर वाले, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? लेकिन नीरज जी, सवाल आप लोगों से होगा, क्योंकि अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, 34 घंटे हो गए हैं। नीरज कुमार जी, एफआईआर दर्ज हो चुका है, उनके परिजन विलंब से एफआईआर दर्ज किए हैं। ये मेरे पास अभी एफआईआर की कॉपी भी है। लेकिन यह कहा जाता था कि बिहार में जो आपराधिक घटनाओं के आधार पर, ये बॉयफ्रेंड के लिए हत्या हुआ, उसके पिता की हत्या हो गई, तो उसमें सरकार ने यही खोजा ना। पत्नी ने पति की हत्या करवा दी, दानापुर में किसने खोजा? ये दुल्हिन बाजार की हत्या हुई, वह सूद लगाता था रुपया इंटरेस्ट पर, कैपिटल से ज्यादा पैसा लिया, ये सब अननोन एफआईआर है। हेलो, आवाज नहीं जी? आपकी आवाज आ रही है? अननोन एफआईआर पर कार्रवाई हमारी पुलिस नहीं किया। हाँ, अननोन एफआईआर ये सब मैं बता रहा हूँ। जितने ही मामले मैंने बताया अननोन, किसी का नाम नहीं, किसी कोई घर वाला भी बताने को तैयार नहीं था। अब बताइए इसका क्या रास्ता है? पुलिस ने तो कार्रवाई की एकदम। इसमें साफ साफ पर आ गया है कोई पुरुलिया या कौन जेल में है कोई अपराधी, उसी के गैंग के द्वारा ये अंजाम दिया गया है। तो और शर्मनाक बात होगी ना नीरज जी कि एक गैंग का आदमी, मुखिया जो उसमें है, जेल के भीतर है, वो वहां से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा है। नीतीश कुमार की छवि तो सुशासन बाबू की रही है। अब सुशासन बाबू के राज में इतना अपराधीकरण होगा तो पलटकर सवाल और आपको जवाब देना होगा, क्योंकि लालू के जंगल राज का हवाला देकर आप लोग सरकार में आए थे। जेल में बंद एक अपराधी अपराधीकरण को अंजाम दे रहा है। पूछिए ना। ठीक है, मैं पूछ लूंगी पश्चिम बंगाल के जब हमारे साथ बंगाल में बैठा हुआ वो पुरुलिया का में अपराधी, ठीक है, वहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेवारी है ना। जेल में बैठकर वो आपके राज्य में हत्या कैसे करवा सकता है? सवाल खड़ा कर रहे हैं। यही सवाल पुरुलिया के और वहां की सरकार से, पश्चिम बंगाल से बाद में पूछा जाएगा। एक अपराधी जेल में बैठा हुआ है, आपके यहाँ आकर 5-5 वो गुंडों को भेजकर सरेआम 2 मंजिला अस्पताल में चढ़कर वहां पर जाकर हत्या को अंजाम देने के बाद आराम से अपराधी फरार हो जाते हैं। 35 घंटे का समय हो गया। लेकिन कंचना यादव जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूं। कंचना यादव जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया यूपीए के 10 बोलिए नीरज जी, बोलिए नीरज जी, 10 सेकंड का समय दीजिए। 10 सेकंड का। हमने यह नहीं कहा कि पुरुलिया जेल से, हमने कहा कि पुरुलिया जेल में बैठा अपराधी
शेरू सिंह के गैंग के द्वारा ये किया गया है, ये पुलिस ने उद्भेदन किया है। मारने वाला जो लोग है वो सबका तो आइडेंटिफाई हो चुका है, वो जल्द से जल्द कानून के जद में आएगा। अब कानून के जद में वो कब आएगा, यही तो बड़ा सवाल है ना। 40 घंटे अब हो जाएंगे थोड़े समय के बाद। कंचना यादव जी, लेकिन आपके पास आते हुए, देखिए जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 53वीं बार वो बिहार के दौरे पर गए, और जितनी बार वो जाते हैं, बीजेपी और जेडीयू के शब्दों में अगर कहें, हर बार बिहार को उपहार देते हैं, सौगात देते हैं। और आज ही 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी ओर से किया गया है। उनका यह कहना है कि यूपीए के 10 साल में बिहार को करीब 2 लाख करोड़ के आसपास मिले थे और नीतीश कुमार जी से बदला लिया जा रहा था, वो भी तब जब लालू प्रसाद यादव जैसे नेता सरकार के भीतर थे। अब विकास की बयार बह रही है, बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है और अब जमीन के बदले किसी को नौकरी नहीं दी जाती है बिहार में। कंचना यादव जी। चित्रा जी, क्योंकि अभी नीरज जी बैठे हुए हैं और वही 1998 क्या बोल रहे थे, मैं आपके पॉइंट पर आऊंगी अभी। तो इनसे यह जरूर आप पूछिएगा कि जो सुशासन बाबू का तमगा लिए हुए थे, कितनी हत्या तक हो जाएगी तब तक वो सुशासन बाबू रहेंगे, और कितनी हत्या के पार हो जाएंगे तब वो जाके कुशासन बाबू महाजंगल राज के बाबू होंगे। तो इनसे यह जरूर सवाल पूछिएगा। और दूसरा, आज आप सुने होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण में एक शब्द नहीं आया जंगल राज। पूरे भाषण में एक शब्द नहीं आया, वो दूसरे तरीके से बोल रहे, लेकिन जंगल राज नहीं बोले। जानते हैं क्यों? क्योंकि महाजंगल राज आ चुका है और वो घिर जाएंगे। और आज ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, मोतिहारी में गए थे, उनके पहुंचने के पहले एक हत्या हुई। लास्ट टाइम जब भागलपुर गए थे, उनके पहुंचने के पहले एक हत्या हुई। आखिर में ये बिहार में चल क्या रहा है? ये डिफेंड किए जा रहे हैं अपराधियों को। जिस तरह से आप ही के स्क्रीन पर अभी जो वीडियो चल रहा था, मैं देख रही थी कैसे बेखौफ होकर अपराधी आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। और इनके एडीजी कहते हैं क्या कि किसान हत्या करते हैं अप्रैल से जून के महीने में, क्योंकि वो फ्री रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। अभी तक नीरज जी ऐसे लेकिन शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाने वाले जब कानून व्यवस्था पर घेरेंगे तो पलटकर पूछा नहीं जाएगा। शहाबुद्दीन जंगल राज का प्रतीक था, उसको लेकर तेजस्वी यादव नारे लगाते हैं कि वो अमर रहे। कंचना यादव जी, फिर किस मुंह से घेरेगा आप लोग इन लोगों को? सुनिए, किस मुंह से घेरिएगा हम लोग को, किस मुंह से घेरे बताते हैं। आज 3 दिन के अंदर अगर 3 बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो जाती है, और हर रोज हत्या होती है, कल 7 हत्या हुई थी। चित्रा जी, आप ही बता दीजिए कितने हत्या को आप पैमाना मानेंगी? आप ये बता दीजिए। शहाबुद्दीन हमारे नेता थे और उस रैली में हर उन नेता का जो है अमर रहे का नारा लगाया गया था, लेकिन आपने पिक किसको किया? शहाबुद्दीन जी को। अरे शहाबुद्दीन है जंगल राज का प्रतीक था, किसी और को पिक क्यों करेंगे जबरदस्ती? शहाबुद्दीन के ऊपर किस तरह के मामले थे ये बताने की जरूरत है क्या कंचना यादव जी? और आपके लिए पिक करेगा, अपराधी को ही पिक करेगा ना आदमी, किसी आम आदमी को तो पिक करने नहीं जाएगा चैनल पर। वो तो अपराधी का अगर इतना महिमा मंडित होगा तो उससे पूछा जाएगा ना ये सवाल। चित्रा जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ और नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता से भी रिक्वेस्ट करती हूँ। उनको लगता है जंगल राज अभी महाजंगल राज नहीं आया हुआ है, तो जिन 17 दिन के अंदर जो 46 मर्डर हुए, सुन लीजिए 17 दिन के अंदर जो 46 मर्डर हुए हैं ना, उनके आप घर जाइए और उनको बोलिए कि नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम्हारे पिताजी की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे किसी की भी हत्या हो गई, लेकिन महाजंगल राज नहीं आया है। अरे हम नहीं रहेंगे ना तो देखो कोई नहीं बचेगा। लालू जी वाला कैसा राज आएगा, यही जाकर बताइए ना उन 46 घर में जिनके घर 17 दिन में 46 मर्डर हुए हैं। तो ये सब ना बंद करिए। 1990 वाला जो 90 से जो आप ढिंडोरा पीट रहे हो। और मोदी जी क्या विकास कर दिए बिहार का? 11 साल में जितनी भी 1000 बार गए हो बिहार में, उसी मोतिहारी में गए हुए थे ना, जहां पर वो 2014 में बोले थे यहाँ पर चीनी मिल फिर से ओपन होगा जो बंद पड़ा है, अगली बार मैं आऊंगा यहीं की चीनी का चाय पीऊंगा, यहाँ से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। ना धुआं निकलते हुए कहीं से दिखाई दिया, ना चीनी मिल के ठीक है। वो मोतिहारी की चीनी मिल का भी मामला उठा रही हैं और इसी के साथ ही आज जंगलराज शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, उस पर भी कटाक्ष कर रही हैं आपके ऊपर। देखिए, ऐसा है ना कि इनको अपना, जब भी आरजेडी के लोग अपना शीशा देखते हैं ना तो उनको तुरंत रिकॉल हो जाता है। हमें रिकॉल ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? नौकरी देंगे जमीन ले लेंगे, नौकरी देंगे जमीन ले लेंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट डंडा चला दिया। तो आज थोड़ा मानसिक विक्षिप्तता होनी तो स्वाभाविक है ना। सुप्रीम कोर्ट का डंडा आ गया कि नहीं, लोअर कोर्ट में केस सुनवाई होगी, हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया इस तरह स्पीडी ट्रायल करवाइए, जल्दी जल्दी करवाइए, कितने दिन लटकाएंगे। तो उसके बाद थोड़ी मानसिक विक्षिप्तता आ जानी स्वाभाविक है। मुझे लगा उस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ बोली नहीं। बिहार में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने जब बोला कि 2 लाख करोड़ यूपीए ने दिए 10 साल में, और एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बिहार को 14 लाख करोड़ रुपए दिए।
अब 14 लाख लेके दीदी जी तो घर नहीं चले गए, जैसे लालू जी 2 लाख में 50,000 लेके घर चले गए होंगे, है ना। क्योंकि लाइफ से घोटाला देखिए, पशुपालन घोटाला, कोबाल्ट घोटाला, वन कीटनाशक घोटाला, शिक्षा घोटाला, लेक्चर नियुक्ति घोटाला, मेगा घोटाला, नन बैंकिंग घोटाला ही घोटाला, बिजली घोटाला, कंबल घोटाला, कोयला, जो भी कह लीजिए, जितना घोटाला हो सकता है लालू जी ने किए। मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, पढ़ने लगूंगा 8 मिनट लगेंगे, इसे छोड़ दी। बात सवाल यह है कि बात जब जंगल राज की होती है और महाजंगल राज ये कहती जानती है, दोनों में अंतर क्या आपके दर्शकों को समझना चाहिए। जब क्रिमिनल्स को स्टेट प्रोटेक्शन देने लगे तो उसको कहते हैं जंगल राज, जो कि लालू राज में होता था, जहां अपहरण के रैंसम की नेगोशिएशन सीएम हाउस में होती थी, जहां चोरी की गाड़ी सीएम हाउस में पकड़ी जाती थी, जहां दंगाइयों को टिकट दिया जाता था, मंत्री बनाया जाता था, जहां शहाबुद्दीन जैसे खतरनाक अपराधी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी किया था, उसको कंचना यादव कहती है मेरे नेता शहाबुद्दीन, तेजस्वी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। कौन था ये शहाबुद्दीन? 2 व्यक्तियों को 1.5 कट्ठा जमीन के लिए जिंदा तेजाब में नहला दिया, ये था शहाबुद्दीन। आज जिसे ये गठबंधन करके बिहार में चल रहे हैं, जिसको उस जमाने में मुड़ी कटवा पार्टी कहते थे, सीपीआई माले, चंद्रशेखर जेएनयू के नेता होते थे, उनको काट के मार दिया, ये था शहाबुद्दीन। कम से कम 50 से ऊपर हत्याओं का कन्विक्ट था शहाबुद्दीन, और उसके लिए तेजस्वी यादव कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, और कंचना जी उसको सपोर्ट करती हैं। तो आप ये समझिए कि जंगल राज की मानसिकता तो किसमें? अस्पताल में ये जो 5 आज यहाँ पे जो क्राइम होता है तो सरकार उस पर एक्ट करती है। ये अस्पताल में मैं आ रहा हूँ, कहाँ है अपराधी 5? उनको कौन संरक्षण दे रहा है, कौन बचाने का काम कर रहा है? आपकी पुलिस कर क्या रही है? किसानों के ऊपर ठेकरा फोड़ती है, एकदम आती है। नहीं, किसानों पे कोई ठिकाना नहीं फोड़ सकता, किसान हमारे अन्नदाता है, ठीक है। वो बोलने के क्रम में एडी साहब बोलना कुछ और चाहते थे, बोल कुछ और गए, उसको तूल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं गोपाल खेमका की जब हत्या हुई थी, यही बात उत्तर पुलिस पे कहेगी कहाँ है अपराधी, कौन संरक्षण दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है? संरक्षण दे रहे हैं, गोपाल खेमका बीजेपी और जदयू संरक्षण दे रही है। लिया गया एक एनकाउंटर को, 1 मिनट, बीजेपी और जदयू सत्ता संरक्षण अपराध चल रहा है, नहीं तो चेहरा दिख रहा है। अरे मैं सुनूंगा आपको कंचना जी, मैं आपको सुनूंगा भाई, मुझे बात तो कंप्लीट करने दीजिए। एक बार अजय आलोक जी की बात हो जाए। करुणा सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना है। अजय आलोक जी, अब 40 घंटे हो जाएंगे थोड़े समय बाद, कब पकड़े जाएंगे अपराधी? कौन सा मुहूर्त देखकर अपराधियों को पकड़ेगी बिहार की पुलिस? अजय आलोक जी, देखिए, या तो पुलिस की शरण में आएंगे, जेल जाएंगे, यानी तो ईश्वर की शरण में जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाना ही है, और 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे गोपाल खेमका के हत्यारे में से 1 गए भगवान की शरण में, बाकी 3 गए जेल में, इनका भी यही होगा, नहीं पकड़े जाएंगे तो ईश्वर की शरण में जाएंगे, क्योंकि पुलिस को तो ये काम करने आता है बिहार में 20 साल से। ऑर्गेनाइज क्राइम का कमर तोड़ दी है हमने 2005 से लेकर अभी तक में, एक भी ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ नहीं होता है। ये पुरुलिया में बैठ के जो शेरू सिंह ने करवाया है ना, इसको भी रिमांड पे लाने की तैयारी शुरू हो गई। अब बोलिए कहीं जीप पलट गई, कहीं कुछ हो गया तो फिर भगवान जाने, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं, ये क्राइम का ग्राफ हमेशा विधानसभा चुनाव के पहले उठता है, और हर क्राइम के पीछे आरजेडी के लोग निकलते हैं। कर लेना चाहिए था ना, जब तनिष्क में 50 लाख से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया गया था इस गैंग की ओर से। वो गैंग अस्पताल में आराम से पश्चिम बंगाल में बैठकर बिहार में इस तरह के हमले करवाता है, लूटपाट करवाता है, मरवा देता है, और अभी तक उसके लोग पकड़े नहीं जाते हैं। अजय आलोक जी, कब तक आप ठिकरा फोड़ते रहेंगे आरजेडी और कांग्रेस पर? 40 घंटे हो जाएंगे थोड़े समय के बाद, यही तो सवाल पूछा जा रहा है ना। 2 मंजिला से वो सब भाग गए, 2 मंजिले पर जाकर अस्पताल में वो फायरिंग करते हैं। आप लोग अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अस्पताल के खिलाफ इतना लेता है ये अस्पताल, मुझे जानकारी मिली है, प्राइवेट अस्पताल है, खूब पैसे लूटते हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं ये लोग? वहां पर आराम से आसपास के मरीजों के भीतर क्या स्थिति बनी होगी, इस बात का अंदाजा है क्या आप लोगों को? अस्पताल के भीतर का प्रशासन, वहां की सुरक्षा सिक्योरिटी कहां पर थी उस समय? और ये लोग आराम से आए, कट्टा लहराते हुए अंदर गए, मारे, उसके बाद 5 लड़के फरार हो जाते हैं, वो भी 2 मंजिल पर जाकर। जब ये जा रहे थे उस समय एक चश्मदीद ने बताया कि लोगों को जाते हुए हमने देखा, ये लोग कह रहे थे मारने जा रहे हैं, ये लोग मार के वापस आ जाते, कोई इनको पकड़ नहीं पाता है। अजय आलोक जी, और फिर कहेंगे नहीं आरजेडी के राज में ऐसा ही होता था। बिना अस्पताल की सिक्योरिटी, अरे मैं चित्रा जी 98 में नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। विधानसभा का डेटा निकाल के देखिए, 10, 15, 20 तीनों विधानसभा का, हर विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले ये हत्या अपराध की गतिविधियां बिहार में बढ़ने लगती हैं, और पुलिस जब एक्शन लेती है 15 दिन के अंदर, तो विद इन नेक्स्ट 15 दिन सेटल हो जाता है। अब पुलिस अब एक्शन ले रही है, सेटल हो जाएगा। अब दूसरा बात, जो भी पकड़े गए हैं लोग, मैं एकदम कैटेगरिकली कह रहा हूं, जो भी पकड़े गए हैं वो आरजेडी के लोग क्यों निकलते हैं? ये संजोग है ना, बहुत अच्छा संजोग है, चलिए संजोग ही मानते हैं इसको। अब बात रही है अस्पताल की, पुलिस जांच कर रही है, अस्पताल प्रशासन की भी, पुलिस किसी को छोड़ नहीं रही है। सेकेंडली,
पुलिस प्रशासन का फेलियर आप इसको इसलिए नहीं कह सकती हैं क्योंकि पुलिस कस्टडी में वो इलाज नहीं करवा रहा था, वो अपना पैरोल लेके आया था पिताजी के इलाज के लिए, उसमें अपना इलाज करवा रहा था। अब पुलिस यहाँ अपराधियों को संरक्षण या सुरक्षा देने के लिए नहीं बैठी है। लालू जी का राज नहीं है या राबड़ी जी का, जहाँ अपराधी भी 15-15 पुलिस वालों को लेके चलते थे। ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ 24 घंटे के अंदर या तो पुलिस के शरण में आएंगे, जेल जाएंगे, नहीं तो ईश्वर की शरण में। हाँ, तो कल 5 बजे आपको फिर इसी तरह से बैठाया जाएगा। आप जो दावा कर रहे हैं ना, अगर दावे करने में दम नहीं दिखा तो इसी तरह से आपको बैठाकर सवाल पूछा जाएगा, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। करुणा सागर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, इनका यह कहना है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध वहां पर होते थे और सत्ता संरक्षित अपराध होते थे, उनको बचाने का काम किया जाता था। लालू प्रसाद यादव का वो बार बार नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं अब ऐसा नहीं होता है। अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो तुरंत उसकी धरपकड़ की कोशिशें तेज की जाती हैं, या तो वो ईश्वर के पास चला जाता है या तो वो जेल में जाता है। करुणा सागर जी, ये बदलाव है लालू राज में और नीतीश कुमार के राज में। चित्रा जी, कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए ज़्यादा अभी तक जो बातचीत हुई है पता नहीं चला। लेकिन मैंने देखा कि ये बार बार जो पारस हॉस्पिटल पे जिम्मेवारी थोपने की कोशिश की जा रही है, तो अगर कोई किसी अपने घर में मारा जाएगा तो वो बोलेंगे कि वो पुलिस की सुरक्षा में नहीं था, वो तो अपने घर में था, पुलिस उसको सुरक्षा कैसे दे सकती है। और पारस हॉस्पिटल में जो अपराधी था वो पेरोल पे आया था, और मैं एक पुलिस का अधिकारी रहा हूं, और पुलिस की कुछ व्यवस्था है, जैसे जब भी कोई अपराधी रिहा भी होने लगता है तो एक पुलिस जेल रिलीज लिस्ट होता है जो हर एक जेल से शेयर किया जाता है पुलिस हेडक्वार्टर्स को, और पुलिस कंसर्न्ड एसपीज को अलर्ट करती है कि ये अपराधी अभी रिहा होने जा रहा है, इस पर ध्यान रखा जाए। और ये तो अपराधी पेरोल पे आया हुआ था, और पेरोल पे जब आता है तो पुलिस को पूरी तरह से पता होता है कि इसको पेरोल मिला है, पेरोल आता है, तो यही इसी पुलिस को उसको। करुणा सागर जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं फौरन दुरुस्त करवा रही हूं आपका फ्रेम, उसके बाद मैं लौटूंगी। आप तमिलनाडु के डीजीपी भी रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति जो पनपे हुई है, मैं मनीष फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब दामन पर दाग तो सरकार के आप ही लोगों के लगे हैं, लेकिन यहां पर अब चिराग पासवान भी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने में लगे हुए हैं। स्थिति को ठीक करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, इसलिए आप लोग बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, विपक्ष की तरह सरकार पे सवाल उठाने के लिए नहीं। आप ये बताइए कि इसको ठीक कैसे किया जाए, कानून व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो, किसका ये फेलियर है कि लगातार वहां पर अपराध के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। चित्रा जी, पुलिस पर आरोप, उनकी बातों को लेकर के कल बहुत लोग विपक्ष के लोग लगा रहे थे, लेकिन उनका दूसरा पहलू पर कभी किसी ने बात नहीं किया जब उन्होंने कहा कि अपराधियों पर लगाम कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, और कितने ऐसे दुर्दांत अपराधी हर जिले में हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, तो चिन्हित करके उनको चाय तो हम लोग पिलाएंगे नहीं। अभी अजय भाई ने भी बोला है इसको कि जो भी हो, या तो 24 घंटे के अंदर में पकड़े जाएंगे, नहीं तो भगवान के प्यारे हो जाएंगे। जिस तरह से दाग की बात हो रही है, पिछले 2005 से लेकर के 2024 तक जिस तरह से सुशासन स्थापित रहा है एनडीए की सरकार में, हम लोग उसी बात को लेकर के चिंतित है कि कहीं अगर ये प्रायोजित तो नहीं। और जिस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया है, ये ब्रिज बिहारी हत्याकांड की याद दिलाता हुआ है कि उनको भी अस्पताल में इसी तरह से मारा गया था। तो जंगल राज का नैरेटिव बनाने के लिए जंगल राज का सीन क्रिएट करने की कवायद तो नहीं है। बिहार पुलिस और यहाँ के इंटेलिजेंस, खुद ही आप तुलना कर रहे हैं कि 98 वाले जंगल राज जैसी स्थिति पैदा हो गई है, अभी खुद ही तुलना कर रहे हैं आप। पैदा करने की कोशिश और सीन क्रिएट किया जा रहा है ताकि जंगल राज हम लोग न बोल पाए। इस तरह का सुनियोजित प्रायोजित कार्यक्रम हो सकता है। ये बिहार की पुलिस और बिहार की इंटेलिजेंस दोनों इस काम में लगा हुआ है, और 24 घंटे होते होते आपको सारी चीजें आपके सामने हो जाएंगी। 24 घंटे हो लेकिन चुके हम हैं, सहयोगी हैं बिहार के लिए। हम लोग इस अपराध को अंजाम दिए 35 घंटे हो चुके हैं, अभी आप कह रहे हैं 24 घंटे और चाहिए, तब तक तो अपराधी पता नहीं कहां गायब हो जाएगा। सबका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है, सारे गैंग के बारे में आपको पता होगा, पुलिस के पास सबका रिकॉर्ड होगा। ये अपराधी ऐसे नहीं दिख रहे हैं नौसिखिया कि आए और तुरंत नौसिखिया की तरह मार के फरार हो जाएं।
अस्पताल की दूसरी मंजिल पर जाकर ये आराम से आती है। देखिए बिल्कुल टशन में गैंग्स ऑफ वासेपुर का ऐसा लग रहा है कि पिक्चराइजेशन यहाँ पर चल रहा है। और अभी आप कह रहे हैं कि 35 घंटे तो बीत गए हैं, 24 घंटे अभी और दे दीजिए। चित्रा जी 24 घंटे आप इसीलिए देश के चैनल, आप लोग जैसे बड़े पत्रकार हमारी सरकार से इसीलिए इतने सवाल करते हैं क्योंकि हम उसके उत्तर दे सकते हैं, हम लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आज अगर हमारे ऊपर में धब्बा लगाने का प्रयास हुआ है तो हमारे नेता ने भारत सरकार के मंत्री से भी बात करी है, बिहार के आला अधिकारी मंत्रियों से भी बात की है और इसका फलाफल निश्चित तौर पर हो सकता है डिबेट खत्म होते होते आपके चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज में आ जाए कि या तो पकड़ा गया या तो फिर कहीं प्यारे हो गए भगवान के। बिहार में अगर 100 पैमाने विकास के हैं, 99.5 में हम अव्वल दर्जे पर हैं, तो अब इनके पास कुछ करने के लिए नहीं मिला है। चित्रा जी, मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि अपराध कोई अच्छी चीज है। अगर एक आदमी को बिहार में आप कैसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं अपराध अच्छी चीज है? वो तो सबको पता है ना। मेरा ये सवाल है धीरेन्द्र मुन्ना जी, चिराग पासवान जी ट्वीट करके निशाना साधते हैं कि अपराध का बोलबाला हो गया है। अब वो भी केंद्र में मंत्री हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो स्थिति को संभालें, वो बताएं कि कैसे अपराध नियंत्रण में होगा। अब सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल खड़े करें, विपक्ष के लोग भी सवाल खड़े करें और हमारा तो काम ही है मीडिया का सवाल खड़े। तीनों मिलकर सवाल ही खड़ा करेंगे, सुधारेगा कौन बिहार को? हम एक चित्रा जी, हम वैसे कांग्रेस के तरह के सहयोगी नहीं कि जब बिहार में अपराध होते थे संगठित, जब गांव के गांव जला दिए जाते थे, जब दलितों की सामूहिक हत्या कर दी जाती थी, नरसंहार नरमुंड में बदल दिया जाता था और कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी रहती थी। हम वैसे सहयोगी नहीं हैं। हम लोग बिहार के लिए जीते हैं। अगर हम में कोई कमी होगी तो हमारे सहयोगी हमको जरूर बताते हैं। आज हम सहयोगी के रूप में और जनता के भी आवाजों को उनको बताते हैं। हम लोग का गठबंधन इसलिए नहीं हुआ है कि अपराध बढ़ाए, अपराध को रोके, बिहार को विकास करें। तो ये कांग्रेस वाले लोग जो आरोप लगाते हैं ना, उनको अपना 2009 से ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता की कुछ तकनीकी दिक्कत से अभी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं उनके पास दोबारा चलूंगी। कंचना जी आपके भी पास आऊंगी, लेकिन मनीष कश्यप आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाओं का ऐलान किया है उनकी ओर से। 10 सेकंड में बोल लीजिए, 10 सेकंड में बोल लीजिए जल्दी से। मैं बता रहा हूं कि ये वो दौर नहीं है कि इस तरह की चीजों को करके कोई बच जाए। हमारे सरकार में, एनडीए की सरकार में चुनाव के पहले लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बदनाम होने क्यों दे रहे हैं धीरेन्द्र जी? बदनाम होने क्यों दे रहे हैं? दूर कर दिया जाएगा। सत्ता की हनक होती है, पुलिस प्रशासन का कंट्रोल होता है अपराधियों पर। अगर हम छूट दे रहे हैं तो वहां पर अपराध बढ़ रहे हैं। अगर उन पर लगाम लगाएंगे तो दोबारा ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी। 35 घंटे से ज्यादा का समय लग गया, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। उस जगह पर हत्याकांड को अंजाम देते हैं जहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर सबसे बड़ा थाना है। इसलिए नहीं, अब छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को भी लेकर आती हूँ, फिर आप बोलिएगा। मनीष कश्यप आपके पास आते हुए, मैं लौटूं आपके पास। मनीष देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन बातों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा 2014 से जब से मैं आया बिहार का कायाकल्प हो गया है। लगातार तेज गति से बिहार डबल इंजन की सरकार में विकास कर रहा है। वो कह रहे हैं पुणे की तरह पटना में औद्योगिक विकास हो, मुंबई की तरह मोतिहारी का नाम हो, गुरुग्राम की तरह गया जी में अवसर बने। हमारी ये कोशिश है। मनीष कश्यप। मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला है और मैं विपक्ष के बीच में नहीं बोलना चाहता हूं। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जो मोतिहारी चीनी मिल की बात की थी मोदी जी ने आज से 11 साल पहले, क्या वो बना? क्या मोतिहारी जो है मुंबई के तर्ज पे जो है डेवलप करने का प्रयास किया गया मोतिहारी को? क्या पटना जो है पुणे के तर्ज पे डेवलप हो सकता है? क्या गया जी को जो है गुरुग्राम के तर्ज पे डेवलप किया जा सकता है? वर्तमान समय में ये खटारा इंजन वाली सरकार के देख रेख में यह संभव नहीं हो सकता है। कल का एक ब्रेकिंग न्यूज है कि कल जो है एक दलित बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है कल, और ये न्यूज जो है इस पे जो है किसी का चर्चा ही नहीं है। इलाज के बाद वो दलित बच्ची आ रही थी और उसके साथ जो है गैंग रेप हुआ। हॉस्पिटल में घुस के जो है अपराधी जो है गोली मार दे रहे हैं। उसके पहले जो है बिजनेसमैन को जो है गोली मार दे रहे हैं और नीरज भैया को जो है नीतीश कुमार जी भेज दे रहे हैं चैनल पे जाके जो है सरकार को डिफेंड कीजिए। कहीं नहीं तो कहीं बिहार में वर्तमान समय में स्थिति ये है कि ना महिला सुरक्षित है, ना बच्ची सुरक्षित है, ना ही यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में लोग सुरक्षित है, ना ही अपने घर पे सुरक्षित है, ना ही पटना में सुरक्षित है। और मोदी जी मोतिहारी आते हैं और कहते हैं कि हम जो है फिर से जो है मोतिहारी को जो है मुंबई बनाएंगे, गया को गुरुग्राम और पटना को जो है पुणे।
पहली बात कि पुणे में कितनी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, वो कैसे बिहार में लगेगा और कितने दिन में पुणे में वो सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां लगी। गुरुग्राम में को जो है किस प्रकार से डेवलप किया गया, नया जमीन लेके जो है किस प्रकार से वहां पे सारे कंपनियों का हेडक्वार्टर बनाया गया, किस प्रकार से मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल बनी और मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बनने में कितना साल लगा, ये सारी चीजों पे चर्चा नहीं हुई। सीधे बिहार के लोगों को गुमराह करके बता दिया गया कि अब तो भाई आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। 11 साल तो भरोसा तो उन्हीं पर है ना, भरोसा तो उन्हीं पर है, भरोसा तो नीतीश कुमार के ऊपर ही है। बार बार इतनी सारी पार्टियां आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, चली जाती हैं। 2005 से बिहार की जनता तो नीतीश कुमार पर ही भरोसा कर रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि अपराध के आंकड़े लेकर पहले हम लोग नीतीश कुमार को नहीं घेरते थे, पहले भी घेरते थे, अभी भी घेर रहे हैं, तो भी जनता उनको बार बार चुनती है। 2024 का आंकड़ा देख लीजिए। देखिए, आप जो है पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल किया। आप साहबुद्दीन के भी मुद्दे पे आपने सवाल किया और पारस हॉस्पिटल में जो अपराध की घटनाएं हुई है उस पे भी सवाल किया। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन आप जैसे ही कड़वे सवाल पूछना शुरू कर देंगे, लोग जो है कुछ लोग जो है गोदी मीडिया कहना शुरू करते हैं। आपने ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह किया। आप उत्तर प्रदेश की रहने वाली और बिहार के लिए जो है हम बिहारी के लिए लड़ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है लोगों ने मौका दिया। 1990 में लालू जी पे भरोसा किया, लालू जी नई पार्टी के साथ आए थे। 2005 में नीतीश कुमार पे भरोसा किया, नीतीश कुमार नई पार्टी के साथ आए थे उस समय। 2025 में लोग जो है जनसुराज पे भरोसा करेंगे, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। लालू के लोग जो है मोदी का डर दिखाते हैं, मोदी के लोग जो है लालू का डर दिखाते हैं। विकास पे तो ये लोग बात ही नहीं करते हैं। अजय आलोक, अरे विकास के लिए ही तो गए थे ना। ये जो 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का ये विकास नहीं है तो और क्या है, आप बताइए जरा। इतना पैसा जो लगातार वहां पर लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 7,217 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास उनकी ओर से किया गया। ये भी कहा कि 10 लाख रोजगार से बढ़कर 29 लाख रोजगार हो गया। ये नीतीश कुमार ने कहा। उन्होंने कहा आगे का लक्ष्य 50 लाख से भी ज्यादा का होगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना हम तय करेंगे, ये कहा है नीतीश कुमार ने। चित्रा जी 8 लाख लोगों को 20 साल में नीतीश कुमार ने रोजगार दिया। ये नीतीश कुमार जी अपने मुंह से बोले हैं। अजय आलोक जी और नीरज भैया बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ये लोग सारी चीजों को समझते हैं। अजय आलोक भैया बोल रहा है कि 16 लाख करोड़ रुपया जो है मोदी जी ने दिया है, आपके चैनल पे बोल रहे हैं। तो 16 लाख करोड़ रुपया में कितना को जीरो होता है वो जरा ही बता दे, पहला चीज। अब उनका जीरो गिन लेने से बिहार की जनता का फायदा हो जाएगा क्या? अगर अजय आलोक सही जीरो बता भी देंगे, उससे बिहार के लोगों का क्या फायदा होगा? बिहार के लोगों को तो रोजगार चाहिए ना, वहां पर चाहिए कि उद्योग धंधे ज्यादा से ज्यादा लगे ताकि लोगों को फायदा हो। क्या क्या हो, सुनिए ना, 16 लाख करोड़ रुपया से क्या क्या हो सकता है? 16 लाख करोड़ रुपया कम अमाउंट होता है। बिहार का बजट जो है सालाना बजट 2.5 लाख करोड़ रुपया से 3 लाख करोड़ रुपया है सालाना बजट, और बात हो रही है 16 लाख करोड़ रुपया की। तो 16 लाख करोड़ रुपया से जो है पूरे बिहार का कायाकल्प हो सकता है। हाँ, अजय आलोक जी बोलेंगे, उसके बाद नीरज कुमार जी के पास मैं जाऊंगी। ठीक है, आपने जो 16 लाख करोड़ रुपया, मुझे लगता है कि भूत कंचना जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। एक बार अजय आलोक जी की बात हो जाए, उनके ऊपर जमकर इन्होंने निशाना साधा है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। देखिए, मनीष मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो मैं मनीष जी 16 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं ना मैं दिमाग लगाऊंगा, ना काउंट करूंगा, ना आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, आरोप नहीं लगाया है। आप जिस पार्टी में गए हैं अभी तक मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। पहले तो डिबेट जब कर रहे हैं, अजय आलोक जी की बात सुनिए। आपने आरोप लगाए हैं, सुन लीजिए। लेकिन मनीष कश्यप, आपको भी बैठाया गया है, आप अपनी पार्टी के दावे करेंगे, उनसे सवाल पूछा है आपने। कहीं शक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब उनको वो बहुत टैलेंटेड होंगे, उससे आप मेरी बात तो सुनिए। ये तो पता नहीं, वो मेरे छोटे भाई, वो मेरे बड़े भाई, भाई भाई के रिश्ते से आगे बढ़ते हैं, बिहार के मुद्दे पर आते हैं। मनीष प्लीज आप चुप रहेंगे, आपने जो सवाल दागे हैं उसका जवाब देंगे अजय आलोक जी। अजय जी, मैंने वही कहा कि 16 लाख करोड़ में कितने जीरो हैं ये बता के मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा, ना अपना करूंगा। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि जिस पार्टी में आप गए हैं ना, वो जीरो से शुरू की थी या जीरो पे ही अंत करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नॉन एंटिटियां पहले स्ट्रगल कीजिए, आइए अब बताइए इतना विकास क्या हुआ है। जिस मोतिहारी जिले की आप बात कर रहे हैं ना, 7 लाख मकान बना के दिए हैं गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 7 लाख, 67 लाख पूरे बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जिस 16 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं ना, हर घर बिजली गई है, पावर ट्रांसमिशन इंप्रूव किया है। जिस बिहार में 700 मेगावाट की खपत होती थी, आज खपत बढ़ के लगभग 15,000 तक जा चुकी है। जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं ना, वहां पे एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है। जिस मोतिहारी जाने में आपको 8 घंटे लगते थे पटना से, सरसरा के पहुंच जाते हैं 2.5 घंटे के अंदर। ये किया है नीतीश कुमार ने।
जिस मोतिहारी को आप कह रहे हैं कि बिजनेस हब क्या बना, पटना के बाद सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट जीडीपी मोतिहारी जिला की है, पता कीजिए जरा। रक्सौल के साथ नेपाल का ट्रैफिक कितना बढ़ रहा है वो पता कीजिए जरा। टूरिज्म के डेवलपमेंट में मोतिहारी का कितना रोल है, सीतामढ़ी बगल में मां जानकी का भव्य कॉरिडोर बन रहा है वो पता कीजिए जरा। क्या आप लोग बात करने लगते हैं कि क्या किए नहीं किए? आप जानते हुए सब चीज, मनीष कश्यप जी, सब बिहार के बारे में जानते हुए क्या क्या डेवलपमेंट काम हुआ, उसके बाद आप नजरों से आंख चुरा रहे हैं, ये गलत बात है। कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने बिहार में, जाके वो पता कीजिए 16 लाख करोड़ से क्या क्या हुआ। हाँ, कंचना 1100 रुपए पेंशन जो अभी गरीब महिलाओं को देना शुरू किया 400 की जगह, वो पता कीजिए ये क्या हुआ बिहार में। आज जो सरकार ने घोषणा की है कि 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ रोजगार देंगे, वो कैसे हो रहा है? 20 लाख से ऊपर रोजगार हम दे चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। क्या बात कर रहे हैं? ईपीएफओ को अकाउंट चेक कीजिए, उसके बाद बैठ के बात कीजिएगा। 16 लाख करोड़ नहीं था, पहली बात तो 14 लाख करोड़ था। और बिहार की कायाकल्प बदली है, कायाकल्प बदली। आपको नहीं दिखता है तो ना दिखे, अपनी बारी में आपको नहीं दिखता है तो नहीं दिखे। अपनी बारी में एक बार कंचना यादव जी के पास जाते हुए, कंचना यादव जी सीधे आपके पास आते हुए, वो इतने कामकाज गिना रहे हैं अपनी सरकार के कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास के कौन कौन से पैमाने तय किए हैं। अब उसकी काट, काम की काट तो कहा, जैसे जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज की बात हो रही है, तो वो कौन कौन से बड़े कामकाज जो आपकी सरकार के दौरान हुए थे जिसको आप गिनाना चाहेंगे और बताएंगे कि लालू का राज बेहतर था? मैं कल आपका जो है सवाल का जवाब देने के लिए, अजय आलोक जी के जवाब देने के लिए कब से वेट कर रही हूँ, मुझे एक जवाब देने दीजिए। अभी आप जंगल राज महाजंगल राज पे बात कर रही हैं, सोचिए ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। जितने भी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, लल्लन सिंह जी क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार जी के जो सांसद है क्या बोलते हैं, ये तो आपस में रंजिश की वजह से होती है। दूसरा फिर ये क्या बोलते हैं कि कोई साजिश है। बताइए, साजिश भी है, आपस में रंजिश की वजह से भी हो रहा है। और इनके एडीजी क्या कहते हैं कि किसान खाली रहते हैं अप्रैल से जून के बीच में, इसलिए हत्या वो ज्यादा करते हैं। हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। फिर कहते हैं अजय आलोक जी कि आरजेडी के लोग पकड़े जा रहे हैं, त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। ये 5-6 बातें तो आप ही के चैनल पे, आप ही के शो में 30 मिनट के शो में कह दिया गया। चित्रा जी बताइए, इसमें से कौन सा सच माना जाए? आरजेडी के लोग इन्वॉल्व है, ये सच माना जाए? या आपस रंजिश में हुआ, यह सच माना जाए? पुलिस ने कार्रवाई की है, यह सच माना जाए? सच माना क्या जाए? अशोक चौधरी जी कहते हैं कि जो हॉस्पिटल का प्रशासन है हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उनकी जवाबदेही है। भाई आपकी क्या जवाबदेही है? आपकी यही जवाबदेही है कि जब जब आए मोदी जी बिहार में भाषण देने, तब तब वही बात करें, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दिखाई तो नहीं दे रहा आपने क्या कर दिया। अगर किए होते आप तो आज बिहार में इंडस्ट्री होती। 11 साल में नहीं दे पाया आप, तो अब क्या देंगे आप? बिहार में पलायन नहीं रुका है बिहार का, और एक भी यूनिवर्सिटी आपने बिहार को नहीं दिया। 11 साल में दिया क्या है आपने बिहार को? बड़े बड़े जुमले। बिहार जुमले लेने को अब और तैयार नहीं है, बस करिए अपने जुमले। 20 साल से आप लोग सत्ता में हो, 20 साल में कौन सा पलायन रोक दिया आपने? कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया आपने? कौन सी इंडस्ट्री लगा दिया आपने? कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया आपने? कौन से बड़े हॉस्पिटल, एम्स दिल्ली जैसे आपने वहां पर बना दी कि जिससे यहाँ पर लोगों को इलाज करने नहीं आए? तो ये जो जंगल राज महाजंगल राज पे आज जो खेलते थे ना इतने सालों से, आज इसीलिए नरेंद्र मोदी जी डर गए और जंगल राज शब्द भी यूज नहीं किया, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं है कि यूज कर ले। 7 मेडिकल कॉलेज से 23 मेडिकल कॉलेज हो गए बिहार में, और आपके आने से पहले मोतिहारी में हत्या हो गई। मोदी जी 17 दिन में 46 हत्या हुआ है, जवाबदेही कौन देगा? बताइए। एक ही चैनल पे, एक ही शो में 30 मिनट में 4 प्रवक्ता 4 बातें कह रहे हैं, किसको सच माना जाए? आप करे साजिश है, फिर करे आरजेडी है, फिर करे कार्रवाई हो रही है, फिर करे जेल भेजा जा रहा है। अरे सच क्या है? फिर करे किसान हत्या कर रहे हैं। अरे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जी के बस का कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी जो है वो अचेत अवस्था में है। होम मिनिस्टर खुद ही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है, और भ्रष्टाचार तो अपरंपार है, अपराधी खुले देख रहा है उस पर तो कुछ। कंचना यादव जी एक और टिप्पणी, नीरज जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत देर से वो बोलना चाह रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता करुणा सागर जी भी जुड़ चुके हैं। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था सर, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। नीरज जी से पहले मैं जवाब ले लेती हूँ। नीरज जी। नहीं, हम केवल दर्शन करा देना चाहते हैं। दर्शन, मेरा दर्शन देख लीजिए, ये एफआईआर की कॉपी है चित्रा जी और उसके पिता ने एफआईआर दर्ज किया है तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का है, और वह देख लीजिए इनका जो चेहरा किनके साथ खड़ा है। आप बता दीजिए, वो थोड़ा सा बोल रहे थे कि राजनीतिक संरक्षण है, तो बहुत पीड़ा हो रही थी। जरा देख लीजिए एफआईआर की कॉपी। तौसीफ बादशाह अभियुक्त बनाया उसके पिता ने, और उसका संरक्षण करता कौन है? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट। ये दस्तावेज है,
ये फोटो में दिखा रहा हूं साथ साथ, और ये पुलिस की जद में आएगा, न कोई बचाने वाला नहीं, पारस जी सहित कोई होगा। और इनका गठबंधन किनसे है जरा देख लीजिए। मैं तो उदाहरण क्या, मैंने नहीं, पुलिस ने उद्भेदन नहीं किया है, उसके पिता ने एफआईआर दर्ज किया है और ये कल्प्रिट है, ये उनके पिता ने इसको अपराधी माना है। तो ऐसे अपराधियों को अगर पोषित करते रहिएगा, नहीं कभी समझ में नहीं आया। एक बार फिर से आप कह रहे हैं जो कल्प्रिट किसने एफआईआर करवाई है, आप कह रहे हैं कल्प्रिट है उसी के पिता ने, और फिर वो फोटो में चंदन मिश्रा के पिता ने करवाया है ना, ये बताते हुए कि पशुपति पारस के साथ भी तस्वीरें, किसका जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो मारा गया उसके पिता हैं श्रीकांत मिश्र। हाँ, श्रीकांत मिश्र ने एफआईआर दर्ज किया जी। और तौसीफ बादशाह उर्फ नसीम, हाँ। और पिता का नाम नामालूम। और ये व्यक्ति देख लीजिए, इसका चेहरा देख लीजिए, मिला लीजिए, जो वीडियो फुटेज में भी आपको मिल जाएगा। ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस को ज्वाइन करता है। ये बजाबता इसका बैनर लगता है सब जगह, पूरे पटना के शहरों में बैनर लगता है। इस समाज सेवी है ही। अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे कि राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को मिलता है, ये तो आपके लिए और आसान हो जाएगा ना नीरज जी। तो ये तो पशुपति पारस जी से पूछिए कि आपके पार्टी का नेता कहाँ है, अगर वो ज्वाइन कर चुका है पशुपति पारस की पार्टी, तो ये तो और आसान हो जाएगा पुलिस के लिए काम करना। पशुपति पारस से पूछवाइए कि कहाँ गया ये अपराधी जो दिखाई दे रहा है, कहाँ बचेगा। अरे हमारी पार्टी का भी विधायक गलत किया है तो जेल गया है, हम लोग उसमें कोई बिहार में मरौवत नहीं होता है। लेकिन बड़ी पीड़ा जिनको हो रही थी कि राजनीतिक संरक्षण का, ये तो प्रमाण मैंने दे दिया, ये तो प्रमाण है। इसे डिनाई करे कहे कि नहीं हमारी पार्टी का कोई सरोकार नहीं, हमें ऐसे पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। जब पॉलिटिकल सवाल को खड़ा किया जाता है तब बड़ा बेचैन हो जाते हैं। अजय आलोक जी ने क्या कह दिया कि इनका कनेक्शन वैसे ही लोगों से रहता है, देख लीजिए। अब उदाहरण के तौर पर अभी तो नाम आया है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हम पूर्ण आश्वस्त कर रहे हैं। कल डिबेट शाम में रखिएगा कि 24 घंटे के अंदर हमारी उम्मीद है कि अपराधी कानून के जद में आ जाएगा और साक्ष्य के साथ आएगा। ठीक है, आप लोग जो दावा कर रहे हैं ये वाला वीडियो भी हम दिखा देंगे कल शाम 5 बजे, और अगर नहीं हुआ तो भी हम आपसे सवाल पूछेंगे कि अपराधियों पर लगाम लगा पाने में सरकार कामयाब क्यों नहीं हो रही। और इसी बात पे चित्रा जी, हाँ बोलिए जल्दी से, फिर करुणा सागर जी जवाब देंगे। चित्रा जी 1 मिनट, चित्रा जी एक लाइन चित्रा जी बोलिए सिर्फ एक लाइन। चित्रा जी मैं कह रहा हूं इसी बात पे कंचना जी को बोलिए शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा फिर से लगा दें। एक बार तो लगा ही चुकी हैं आपके चैनल पे, फिर से लगाएं शहाबुद्दीन अमर रहे। जैसे उनका फ्रेम आता है मैं पूछूंगा, फ्रेम फ्रीज हो गया है। करुणा सागर जी अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ पशुपति पारस के साथ ये जो अपराधी है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उसकी फोटो आ जाती है, दूसरी तरफ आप लोग जिसके साथ गठबंधन में है वहां पर नारे लगाए जाते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। आप तो तमिलनाडु के डीजीपी रह गए हैं ना। अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर अगर आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे तो पलटकर आपको भी जनता पूछेगी ना कि आपको मौका क्यों दिया जाए जो शहाबुद्दीन को अभी भी अपना नेता मानता हो। करुणा सागर जी। चित्रा जी कैन आई कम इन, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज, बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है, बोलिए। चित्रा जी ऐसा है कि जिनकी पार्टी की बात हो रही है वो अभी कुछ महीनों पहले तक मोदी जी की मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे, तो उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और आज भी अपराध के बारे में चिराग पासवान की पार्टी लगातार हमले कर रही है। उनके जो प्रवक्ता अरुण भारती हैं उन्होंने कहा है कि इस समय जो महाभारत है उसमें धृतराष्ट्र भी हैं, शकुनी भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं और गांधारी भी हैं, और ये सब किसके लिए कह रहे हैं वो पता है। और आज नीरज जी अब बैठे हुए हैं आपके चैनल पर, और नीरज जी में और अरुण भारती में घमासान मचा हुआ है इसी बात पर कि वो सरकार को अपराध के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। ठीक है, नीरज जी से मैं उसके पहले धीरेन्द्र मुन्ना जी, ये शकुनी, गांधारी, धृतराष्ट्र, ये हवाला दिया जा रहा है अपनी सरकार के लिए, किस पर निशाना साध रहे हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी के सांसद?
आपके नेता? हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जो लिखा है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये समझने वाले का दोष है। ये विपक्ष पर और इन्हीं लोगों पर था, लेकिन इसमें कौन गानहारी और कौन शकुनी है ये तो करुणा सागर जी को बतलाना चाहिए। और एक बात बता देता हूँ कि विकास में आज 22 लाख नौकरियां बिहार में मिली, किसी ने जमीन नहीं लिखवाई। आज एक भी उदाहरण बता दें। और सत्ता के लिए, प्राप्ति के लिए आज इतना इन लोग का नैतिक पतन हो चुका है कि जमीन तो ले ही ली, अब जमीर भी अपनी बेच दी है। मैं बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के में अगर गठबंधन में कहीं कोई आपको लग रहा है कि दरार है, ऐसी कोई भ्रम न पाले। हम लोग बिहार के अगर अच्छाई किए तो बिहारियों को बताते हैं, कौन है? अगर कोई गलती कहीं हुई है, दरार नहीं है तो धृतराष्ट्र कौन है? कांग्रेस पार्टी है। और कौन है? तो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं वो ट्वीट करके। कांग्रेस पार्टी तो सीधे लिख देते, धृतराष्ट्र लिखने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस लिखने में क्या हर्ज हो रहा था आप लोगों को? अरे धृतराष्ट्र आज और कांग्रेस का क्या है? उसका तो अभी मतलब 20 सीटें भी नहीं है कांग्रेस पार्टी की, और बिहार के मुद्दे पर आप कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। ये तो मतलब गजबी हो गया बिल्कुल धीरेन्द्र जी। आप बता रहा हूं चित्रा जी कि आज से नहीं है, 1990 से धृतराष्ट्र की भूमिका में है। जब बिहार में गांव के गांव जला दिए जा रहे थे, तब मौन होकर के देख रहे थे लोग। क्यों नहीं धृतराष्ट्र कहा जा सकता है? लेकिन मैं अब एक एक करके मैं बता रहा हूं कि चारों पात्र आपको विपक्ष में मिल जाएंगे, लेकिन समझना तो उनको मैंने लिखने का काम किया है। समझने वाले लोग समझ रहे होंगे, लेकिन उल्टा ये लोग हमारे गठबंधन को बताना चाहते हैं। अभी समझ में आ रहे हैं सब धीरेन्द्र मुन्ना जी। अब धृतराष्ट्र कांग्रेस को लिखने सीधे लिख देते कांग्रेस पार्टी, सीधे लिख देते आरजेडी। अब आप लोग भी अगर घुमाकर लिखेंगे तो पता चलेगा कि तो तुलना कर दी जाएगी। जी करुणा जी आप अपनी बात कह लीजिए, फिर क्लोजिंग कमेंट में लूंगी। करुणा जी अपनी बात कहिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए लिखा गया, आप गलत पढ़ लिए। करुणा जी आपसे ही ये सवाल था। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था, आपने पढ़ने में ही भूल कर दी। आपका सवाल हम सुन नहीं पाए, क्या दोहराएंगे? उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिस धृतराष्ट्र का या महाभारत का जिक्र किया गया एलजेपी के सांसद की ओर से, वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के लिए था। अगर ऐसा था तो फिर नीरज जी को समस्या क्यों हो रही थी, और नीरज जी लगातार उन पर अटैक क्यों कर रहे हैं? ये अटैक और काउंटर अटैक चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू के बीच में क्यों चल रहा है, इसको बताने के लिए आप जैसे सीनियर पत्रकार को मुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तो खैर इस बात को छोड़िए, हम लोग अगर आज प्रधानमंत्री आए तो उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं कि एनडीए के 20 साल के सरकार में और डबल इंजन की 11 साल की सरकार में बिहार को इन्होंने क्या बना दिया। देश का सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा पलायन झेलने वाला राज्य, और अब तो देश का क्राइम कैपिटल भी बन गया है। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये खुद नीति आयोग, CMIE, NCRB और बिहार सरकार के जो जातीय सर्वेक्षण हुए थे, उसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आंकड़े मैं बता रहा हूँ। नीति आयोग के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बिहार में 32,000 रुपए सालाना है, जो देश में सबसे कम है। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश में बिहार सबसे नीचे है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर 11% से ज्यादा है। ठीक है, अब वक्त मेरे पास इतने की इजाजत देता है, इस वजह से मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगी सत्ता पक्ष के लोगों की। लेकिन कुल मिलाकर बिहार में तकरीबन 100 दिनों के बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या अपने शासन के सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त में इस वक्त आकर खड़े हो गए हैं, जब लगातार क्राइम के आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और उस पर लगाम लगा पाने में बिहार की पुलिस मौजूदा वक्त में नाकाम दिखाई दे रही है। बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने दावा किया है कि कल शाम 5 बजे तक अस्पताल हत्याकांड मामले में कार्रवाई हो जाएगी। एबीपी न्यूज को और इस देश को भी इंतजार रहेगा कि अपराधियों पर लगाम लगाए सरकार और दोबारा ऐसी वारदात नहीं हो, इसको लेकर भी कड़े और बड़े कदम उठाए जाएं।
आगे क्या रहेगी परिस्थिति, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।